100 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 7वां सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल जुड़े और उन्होंने देश में सदन की परंपराओं को बनाए रखने का सुझाव दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। प्रथम अध्यक्ष जीवंत राम से लेकर विपिन परमार तक का कार्यकाल उल्लेखनीय है। वहीं उन्होंने धर्मशाला के तपोवन में स्थित विधानसभा भवन के उचित उपयोग करने की बात लोकसभा स्पीकर के समक्ष उठाई और कहा कि वहां राष्ट्रीय ई अकेडमी गठित करनी चाहिए, जिससे उस विधानसभा भवन का सही उपयोग हो सके। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शिमला देश के अंदर ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का इससे जुड़ने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनी रहे। 100 वर्ष के इस अधिवेशन के निर्णयों की समीक्षा और मंथन करेंगे। पीठासीन अधिकारी मिलकर जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। एजेंडा 100 साल की समीक्षा करना। शासन की जवाबदेही को लेकर इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मंथन होगा। देश की सभी विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं धर्मशाला में स्थित विधानसभा में ई अकेडमी के लिए अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद किस तरह का इसका मॉडल बनाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सदनों के अनुशासन में कमी आई है। सदनों की गरिमा को बनाए रखने के लिए सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मेलन नए संकल्पों के साथ हर वर्ष होता है, जो देश की संसदीय व्यवस्था को नई गति देता है। इस परंपरा को 100 साल हुए हैं। इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई। लोकतंत्र भारत का स्वभाव और प्रकृति है। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम हमारी जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों की भूमिका इसका आधार होता है। मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इस काउंसिल चैम्बर के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माध्यम से मैं आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन सत्कार करता हूं। 100 वर्ष पहले इसी शिमला में प्रथम नॉमिनेटेड फ्रेडरिक वाइट, जो हाउस ऑफ कॉमन से लोकतंत्र के एक विशेषज्ञ थे, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया था। शताब्दी वर्ष के आयोजन करवाने का ये मौका श्री ओम बिरला जी ने हमें शिमला विधानसभा हिमाचल प्रदेश को दिया। मैं आपका जो इस एपोक के चेयरपर्सन है उनका भी अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सभी इस क्षण के गवाह बन गए कि 100 साल पहले जब ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ, तो आज 100 वर्ष के बाद ये मौका इतिहास में जब लिखा जाएगा तो 1921, 2021 हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मैं आदरणीय श्री ओम बिरला जी का अभिवादन सत्कार करता हूं। आदरणीय ओम बिरला जी जो हमारे शक्ति के पुंज है, प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक है, आपका अभिवादन। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का आरंभ आज से 100 वर्ष पहले यही हुआ था। इस सम्मेलन के माध्यम से देश के लोकतंत्र को अधिक सशक्त, मजबूत बनाने के लिए कई निर्णय और में बड़ी भूमिका इस जगह की रही है। सम्मेलन की इस लंबी यात्रा में हमें माननीय विठल भाई पटेल, माननीय गणेश मावलंकर जी समेत पूर्व अध्यक्षों का भी मार्गदर्शन मिला है। उनके नेतृत्व में विधानमंडलों को समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाने में सहायता मिली है। आज विधानमंडलों के समस्त ज्वलंत विषयों पर चर्चा और संवाद के माध्यम से देश के सामने सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने का एक प्रमुख दायित्व है, जिससे लोकतांत्रिक परंपराएं
और समृद्ध हो और विकसित हो। इस सम्मेलन में निरंतर चर्चा होती रही कि भारत के तीनों अंगों में किस प्रकार हम अपनी अपनी भूमिका में आदर्श संतुलन बनाए रखें और किस प्रकार विधायी निकायों को अधिक समर्थ और अधिक सक्षम बनाया जाए। हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि विधानमंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित हो, सारगर्भित हो, गरिमा में हो और संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाए। बदलते परिप्रेक्ष्य में संसदीय समिति के कार्यक्रम को भी अधिक प्रभावी बनाया जाना और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो ताकि जनप्रतिनिधि अपने संसदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर सके। विधानमंडलों की बैठकों की घटती बैठकों की संख्या तथा कानून निर्माण के चर्चा में कमी हमारे लिए चिंता का विषय और इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव में हम संकल्प करें कि फिर से विधानमंडलों की नियम प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि सभी विधायी संस्थाओं को नियम प्रक्रियाओं में एक रूपता हो जिसमें सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा और बढ़े, लोकतंत्र को सशक्त, जवाबदेह तथा पारदर्शी बनाते हुए सदनों में माध्यम से ज्यादा जनता को हम बेहतर परिणाम दे पाए। इसलिए सभी दलों से चर्चा करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है सभी दल इसमें सकारात्मक सहयोग देंगे। विधायकों के पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारा विशेष दायित्व है कि हम एक समर्थ, सक्षम और एक सशक्त विधायिकी के निर्माण का सामूहिक संकल्प लें जो 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप के साथ साथ नई चुनौतियों का भी सामना कर सके और हम इन विधायी संस्थाओं को सशक्त, मजबूत, जनता के प्रति जवाबदेह बना सके। ये सम्मेलन, इसकी चर्चा के लिए हम यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से 2 दिन के सम्मेलन में एक निश्चित परिणाम निकलेगा और देश की जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुसार ये संस्थाएं काम करेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय अध्यक्ष महोदय। ये स्वाभाविक रूप से हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के लिए ये गौरवमय पल है और मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल माध्यम से हम सबके साथ जुड़ करके हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए जहां आभार व्यक्त करता हूं, वहीं मैं लोकसभा के सम्माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये अवसर हिमाचल प्रदेश को दिया और हिमाचल प्रदेश में जो व्यास में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद मेले का आयोजन किया। मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि संसद, विधानसभा और विधान परिषद हमारे देश में देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु हैं। इस माननीय सदन इन माननीय सदनों के सदस्य लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श का देश व प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अधिनियम, नियम और नीतियों का निर्माण करते हैं। हमारे प्रदेश की विधानसभा का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। राज्य के विधिकारी निकाय के तौर पर विधानसभा जनता के हृदय में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिमाचल प्रदेश का यह सदन अपनी उच्च परंपराओं के निर्वहन और सकारात्मक विचार विमर्श के लिए जाना जाता है। प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष श्री जयवंत राम जी से लेकर आज श्री विपिन सिंह परमार जी तक विभिन्न महानुभावों ने इस माननीय सदन की अध्यक्षता की और गरिमापूर्वक ढंग से सदन की कार्यवाही का संचालन व मार्गदर्शन किया है। इस अवसर पर मैं हिमाचल निर्माता और हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, उनके पश्चात पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री रामनाथ ठाकुर जी, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी, श्री शांता कुमार जी, श्री प्रेम कुमार धूमल जी के द्वारा प्रदेश को प्रदान किए गए नेतृत्व और योगदान को भी स्मरण करता हूँ।
हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसमें कागज रहित कार्य आरंभ किया गया है, जिसे ई विधान के रूप में जाना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी जी तथा प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी इस माननीय सदन को संबोधित कर इसका गौरव बढ़ाया है। इसी सदन ने लोकहित में अनेक अधिनियम, नियम और नीतियों का निर्माण किया, जिनके कारण प्रदेश का चहुमुखी विकास और लोगों का कल्याण सुनिश्चित हुआ है। हमारे प्रदेश ने वर्ष 1948 में अपने गठन से लेकर अब तक अपनी विकास यात्रा में कई आयाम स्थापित किए हैं। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, आय के पर्याप्त साधन नहीं थे तथा विभिन्न साधनों का भी अभाव था। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां विकास के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुझे आज प्रसन्नता है, आज हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य होने के बावजूद भी अपनी विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हम एक नहीं अनेक मामलों में बहुत बड़े राज्यों से भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के गठन के समय प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 240 रुपए थी, जो वर्ष 2020-21 में बढ़ करके 1,95,000 से अधिक हो गई। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश ने कठिन और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी विकास यात्रा को गति देने में सफलता हासिल की है। और यहाँ आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझसे पहले सभी साथियों ने अपनी बात किया है कि ऑपोजिशन इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। विपक्ष लोकतंत्र की आत्मा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के जो शिल्पकार थे, मैं आज इस सदन में उनके द्वारा कहे गए वक्तव्य को दोहराता हूं। अध्यक्ष निष्पक्षता का प्रतीक है, संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का सच्चा संरक्षक है, इसलिए उसे एक अद्वितीय स्थान हासिल है। भारतीय संविधान द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त है। यही बात माननीय श्री ओम बिरला जी ने भी कही है कि पीठासीन अधिकारियों की शक्तियों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। हम हिंदुस्तान की पहली पेपरलेस असेंबली का गौरव हमें प्राप्त है। हिमाचल विधानसभा द्वारा स्थापित ई विधानसभा प्रणाली का पूरा देश अनुसरण कर रहा है। 100 वर्षों की इस स्वर्णिम यात्रा को यादगार बनाने के लिए निगाहें आपकी तरफ केंद्रित हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का दूसरा परिसर धर्मशाला में स्थापित है, जो कि बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। हिंदुस्तान के कई महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी काउंसिल चैम्बर और इसके संसदीय इतिहास के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस विधानसभा के इस सभागार के 100 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर हम सब एकत्रित हुए हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र को सशक्त करने व संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए यहीं से 100 वर्ष पूर्व सन 1921 में पीठासीन अधिकारियों का प्रथम सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। लोकतंत्र की बुनियाद यहाँ पे रखी गई थी। हिंदुस्तानी लोकतंत्र का अलग यहाँ से जगाया गया था और यही स्थल भारतीय लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली का सूत्रधार है। इसलिए आज का दिन हम सब के लिए लोकतंत्र के किसी पर्व से कम नहीं है और इस मौके पे आप हमारे बीच में विराजमान हैं। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहित इस सभागार में सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मुझे लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, माननीय उपसभापति श्री हरवंश जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार जी एवं उपाध्यक्ष हंसराज जी और इस सभागार में उपस्थित पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी सम्मेलन की आज शुरुआत हुई है।
देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रेरक मार्गदर्शन मिला है। सभी देश के पीठासीन अधिकारी किस तरीके से लोकतंत्र और सशक्त हो, मजबूत हो, सदनों के अंदर सार्वगत चर्चा हो, सदन की गरिमा बनी रहे, इसके लिए व्यापक विचार विमर्श करेंगे। 100 वर्ष के इस अधिवेशन में जो जो निर्णय हुए उन निर्णयों की समीक्षा करेंगे और जिन निर्णयों से हमारे देश की जनता को, लोकतंत्र को मजबूत करने का लाभ मिला है उसके मंथन करेंगे और जो निर्णय एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, नई परिस्थितियों के अंदर हम किस तरीके से पीठासीन अधिकारी मिलकर सामूहिक रूप से नियम, प्रक्रियाएं, परंपराओं, परिपाटियों को और सशक्त करें ताकि इन सदनों के माध्यम से अधिकतम जनता का कल्याण हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कर्तव्यों के आधार पर हमें सदनों पर चर्चा करना चाहिए। कुछ अच्छी परंपराएं, अच्छे कार्य जो जनप्रतिनिधियों ने किए उन पर चर्चा करना चाहिए। इन सब विषयों पर भी चर्चा होगी और हमारा एजेंडा है कि 100 साल की समीक्षा, संविधान, जनता के प्रति इन सदनों का दायित्व और अन्य विषय जिसमें एक रूपता लाएं सभी नियम प्रक्रियाओं के अंदर, ताकि सदन में जनप्रतिनिधि जवाबदेही से अपनी बात को रख सके, शासन पर जवाब देते हो, प्रशासन में पारदर्शिता है। इसके लिए इन सभी संस्थाओं को और सशक्त, मजबूत, पारदर्शी बनाने के लिए इस 2 दिवसीय अधिवेशन में मंथन होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा और पूर्व अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिनके प्रयासों से यहाँ पेपरलेस विधानसभा हुई है। सभी विधानसभा इसके लिए प्रयास कर रही है। कई विधानसभाओं में इसमें बहुत अपेक्षित परिणाम आए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा ये एजेंडा होगा कि हम सभी विधानमंडलों को पेपरलेस बनाया जाए और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, ताकि जनप्रतिनिधि और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को सदन में रख सके। इसके लिए विधानसभा के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और किस तरीके से इसका मॉडल बनाया जाए, इसके लिए व्यापक विचार विमर्श करने के बाद निर्णय करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन लेजिस्लेशन की बात कही है कि जो है चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्य। ये बात सही है कि सदनों के अंदर लगातार सदनों के अनुशासन, संयम की कमी आई है और इसके लिए कई बार पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चा हुई है कि सदनों की शालीनता, अनुशासन में गिरती हुई चिंता हम सब के लिए इस बार भी चिंता का विषय है। लेकिन मुझे आशा है, अपेक्षा है कि इन सदनों के पीठासीन अधिकारियों के सामूहिक निर्णयों से सभी दलों के नेताओं के साथ सलाह मशवरा कर कर हम इन सदनों की गरिमा को बनाए रखेंगे। गिरती गरिमा को हम जनता की अपेक्षाओं के अनुसार उसको ठीक करेंगे, ताकि इन पर सार्थक चर्चा, संवाद इस सदनों में हो सके, कानून पर लंबी विचार विमर्श हो सके, सार्थक विचार हो सके, कानून के अंदर जनता की भागीदारी हो, इन सारे विषयों पर लंबी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत, आभार और धन्यवाद। मेरी बधाई हिमाचल राज्य की स्थापना के 50 गौरवमय साल पूरे होने पर यहाँ की सरकार, विधानसभा और लोगों को उनकी उल्लेखनीय प्रगति और विकास के लिए। माननीय लोकसभा स्पीकर को धन्यवाद कि उन्होंने इस 100 वर्ष के महत्वपूर्ण अवसर पर 2 प्रासंगिक विषयों को चर्चा के लिए चुना है। पहला, जर्नी ऑफ ए सेंचुरी, इवैल्यूएशन एंड द वे फॉरवर्ड, और दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स टुवर्ड्स द
कॉन्स्टिट्यूशन, द हाउस एंड द पीपल। यह पल ऐतिहासिक है, 100 वर्ष पहले के अतीत इतिहास पर नजर डालने का क्षण, साथ ही आने वाले 100 वर्षों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी। अतिरिक्त अवसर यह है कि आजादी का अमृत महोत्सव का यह दौर भी है। यह 21वीं शताब्दी हमारे माननीय स्पीकरगण टेक्नोलॉजी प्रधान दुनिया है। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। डाटा हमारी नियति तय करेंगे। वर्चुअल करेंसीज और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी जैसे इशूज इंसान और धरती का भविष्य प्रभावित कर रहे हैं। कोविड के प्रकोप से हम गुजर ही रहे हैं। ऐसे अनेक इशूज हैं जो 21वीं सदी की ग्लोबल दुनिया में भारत, इंसान और धरती के समक्ष चुनौती पेश कर रहे हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की ये महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हर साल कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होती है। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है जो हमारे देश को, देश की संसदीय व्यवस्था को गति देता है, नई ऊर्जा देता है, नए संकल्पों के लिए प्रेरित करता है। ये भी बहुत सुखद है कि आज इस परंपरा को 100 साल हो रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य भी है और भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक भी है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को, देश की संसद और सभी विधानसभाओं के सभी सदस्यों के और सभी देशवासियों को भी बधाई देता हूं। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। साथियों, हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है और साधारण लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे और लोकतंत्र में, भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है। देश के बीते सालों में देश ने जो हासिल किया उसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी ने बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे पूर्वोत्तर की दशकों पूरी समस्याओं का समाधान हो, दशकों से अटकी लटकी विकास की तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करना हो, ऐसे कितने ही काम हैं जो देश ने बीते सालों में किए हैं, सबके प्रयास से किए हैं। अभी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोरोना का ही है। इतनी बड़ी लड़ाई देश ने सब राज्यों को साथ लेकर जिस एकजुटता से लड़ी वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज भारत 110 करोड़ वैक्सीन डोज
ऐसा बड़ा आंकड़ा पार कर चुका है। जो कभी असंभव लगता था वो आज संभव हो रहा है। इसलिए हमारे सामने भविष्य के जो सपने हैं, जो अमृत संकल्प है, वो भी पूरे होंगे। देश और राज्यों के एकजुट प्रयासों से ही ये पूरे होने वाले हैं। ये समय अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाने का है, जो रह गया है उसे पूरा करने का है, और साथ ही एक नई सोच, नए विजन के साथ हमें भविष्य के लिए नए नियम और नीतियां भी बनानी है। हमारे सदन की परंपराओं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय, हमारी नीतियां, हमारे कानून भारतीयता के भाव को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने वाले हो। और सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दिशा में हमें अभी भी बहुत कुछ करने के अवसर है। साथियों, हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य, एकता की दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण भी करती है। आज के बदलते हुए इस समय में हमारे सदनों की विशेष जिम्मेदारी है कि देश की एकता और देश की अखंडता के संबंध में अगर एक भी भिन्न स्वर उठता है तो उससे सतर्क रहना है। विविधता को विरासत के रूप में गौरव मिलता है। हम अपनी विविधता का उत्सव मनाते रहें। हमारे सदनों से ये संदेश भी निरंतर जाते रहना चाहिए। साथियों, अक्सर राजनेताओं के बारे में, जनप्रतिनिधियों के बारे में कुछ लोग ये छवि बना लेते हैं कि ये नेता है तो 24 घंटे राजनीतिक उठा पटक में ही जुटे होंगे, किसी जोड़ तोड़ खींचतान में जुटे होंगे। लेकिन आप गौर करें तो हर राजनीतिक दल में ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो राजनीति से परे अपना समय, अपना जीवन समाज की सेवा में, समाज के लोगों के उत्थान में खपा देते हैं। उनके ये सेवा कार्य राजनीति में लोगों की आस्था को, विश्वास को मजबूत बनाए रखते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को समर्पित मेरा एक सुझाव है। हम अपने सदनों में बहुत सी विविधताएं करते हैं, जैसे प्राइवेट बिल लाते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं। कुछ सदनों में 0 ओवर के लिए समय निकालते हैं। क्या साल में 3-4 दिन, किसी सदन में 1 दिन, किसी समय 2 दिन ऐसे रखे जा सकते हैं कि जिसमें
समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे हमारे जो जनप्रतिनिधि है, उनके अनुभव हम सुने, वो अपने अनुभव बताएं, अपने समाज जीवन के इस पक्ष के बारे में भी देश को जानकारी दें। आप देखिएगा, इससे दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ ही समाज के अन्य लोगों को भी कितना कुछ सीखने को मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं का एक जो रचनात्मक योगदान भी होता है, वह भी उजागर होगा, और जो रचनात्मक कामों में लगे हुए लोग हैं, उनको भी राजनीति से दूरी बनाए रखने की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसके बजाय ऐसी सोच, ऐसी सेवा करने वाले लोग राजनीति से जुड़ते जाएंगे, तो राजनीति भी अपने आप में समृद्ध होगी। और मैं मानता हूं कि एक छोटी सी कमेटी बना दी जाए, जो ऐसे अनुभवों के संबंध में स्क्रीनिंग कर लें, वेरीफाई कर लें, और फिर कमेटी तय करे कि भाई इतने लोगों का कथन होना चाहिए। आप देखिए, क्वालिटेटिवली बहुत चेंज आएगा। और मैं जानता हूं कि पीठाधीश जो हैं, वे इन बातों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे अच्छी से अच्छी चीजें खोज करके ले आना। लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरह के आयोजन से बाकी सदस्यों को राजनीति से भी ज्यादा, राजनीति से भी कुछ अलग, कुछ न कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी, और साथ ही देश को भी इस तरह के प्रयासों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। हम क्वालिटी डिबेट को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी आवश्यकता है। हम लगातार कुछ न कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। डिबेट में वैल्यू एडिशन कैसे हो, क्वालिटेटिवली डिबेट लगातार नए स्टैंडर्ड्स को कैसे प्राप्त करें। हम क्वालिटी डिबेट के लिए भी अलग से समय निर्धारित करने के बारे में सोच सकते हैं क्या? ऐसी डिबेट जिसमें मर्यादा का, गंभीरता का पूरी तरह से पालन हो, कोई राजनीतिक छीटाकशी ना हो, एक तरह से वो सदन का सबसे हेल्दी समय हो, हेल्दी डे हो। मैं रोज के लिए नहीं कह रहा, कभी 2 घंटे, कभी आधा दिन, कभी 1 दिन। क्या हम इस तरह का कोई प्रयास कर सकते हैं? हेल्दी डे, हेल्दी डिबेट, क्वालिटी डिबेट, वैल्यूएशन करने वाली डिबेट, रोजमर्रा की राजनीति से बिल्कुल मुक्त डिबेट। साथियों, ये आप भी भली भांति जानते हैं कि जब देश की संसद या कोई विधानसभा अपना नया कार्यकाल शुरू करती है, तो उसमें ज्यादातर सदस्य फर्स्ट टाइमर होते हैं। यानी राजनीति में बदलाव लगातार होते हैं। जनता लगातार नए लोगों को, नई ऊर्जा को मौका देती है, और जनता के ही प्रयासों से सदन में भी हमेशा ताजगी, नया उत्साह, नया उमंग आता ही है। हमें नए पेन को नई कार्य प्रणाली में ढालने की जरूरत है कि नहीं है? मुझे लगता है कि बदलाव आवश्यक है। इसके लिए ये जरूरी है कि नए सदस्यों को सदन से जुड़ी व्यवस्थित ट्रेनिंग दी जाए, सदन की गरिमा और मर्यादा के बारे में उन्हें बताया जाए। हमें अक्रॉस द पार्टी सतत संवाद बनाने पर बल देना होगा। राजनीति के नए मापदंड भी
बनाने ही होंगे। इसमें आप सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भूमिका भी बहुत अहम है। साथियों, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्राथमिकता सदन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की भी है। इसके लिए जितना जरूरी सदन का डिसिप्लिन है, उतना ही आवश्यक तय नियमों के प्रति कमिटमेंट भी है। हमारे कानूनों में व्यापकता तभी आएगी जब उनका जनता के हितों में सीधा जुड़ाव होगा, और इसके लिए सदन में सार्थक चर्चा परिचर्चा बहुत जरूरी है। खास तौर पर सदन में युवा सदस्यों, आकांक्षी क्षेत्रों से आने वाले जनप्रतिनिधियों को, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। हमारी समितियोसमितियों को भी इसी तरह ज्यादा व्यवहारिक और प्रासंगिक बनाए जाने पर विचार होना चाहिए। इससे हमारे लिए न केवल देश की समस्याएं और उनके समाधान जानना आसान होगा, बल्कि नए आइडिया भी सदन तक पहुंचेंगे। साथियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि बीते सालों में देश ने वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड जैसी कई व्यवस्थाओं को लागू किया है। क्या इसी तरह की सुविधाओं से हमारी जनता भी कनेक्ट हो रही है और पूरे देश में भी एक साथ हमने एक नया अनुभव आ रहा है, मानो देश उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कोने कोने में कनेक्ट हो रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारी सभी विधानसभाएं और राज्य अमृत काल में इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाए। मेरा एक विचार, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, क्या यह संभव है? एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करे। हमारे हाउसेस के लिए सारे रिसोर्सेज इस पोर्टल पर उपलब्ध हो। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर पेपरलेस मोड में काम करें। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति महोदय के नेतृत्व में आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इस व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे संसद और सभी विधानमंडलों की लाइब्रेरीज को भी डिजिटाइज करने और ऑनलाइन अवेलेबल कराने के लिए चल रहे कार्यों में भी तेजी लानी होगी। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हम तेजी से आजादी के 100 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी 75 वर्षों की यात्रा इस बात की साक्षी है कि समय कितनी तेजी से बदलता है। अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल के बाद हम आजादी के 100 साल मनाने वाले हैं और इसलिए यह अमृत काल 25 साल का बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसमें हम एक मंत्र पूरी मजबूती के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य।
कर्तव्य 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 ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो, सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो, उनके वर्तन में भी कर्तव्य की परिपाटी हो, परंपरा हो, सदियों की जीवन शैली, आचार विचार में भी कर्तव्य प्राथमिक हो, सदस्यों के मंथन में, वाद विवाद में, संवाद में, समाधान में, हर बात में कर्तव्य सर्वोपरि हो। हर तरफ सिर्फ कर्तव्य की बात हो, कर्तव्य का बोध हो। अगले 25 साल की हमारी कार्यशैली के हर पहलू में कर्तव्य को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हमारा संविधान भी हमें यही कहता है। जब सदनों से यह संदेश जाएगा, जब सदनों में यह संदेश बार बार दोहराया जाएगा, तो इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा। देश बीते 75 वर्षों में जिस गति से आगे बढ़ा है, उससे कई गुना गति से देश को आगे बढ़ाने का मंत्र है कर्तव्य। 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य, एक महान संकल्पों की पूर्ति के लिए कर्तव्य। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब संसदीय व्यवस्था की 100 वर्ष की इस नई पहल के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी इस समिट बहुत ही सफल हो। 2047 में देश को कहां ले जाना है, सदन उस पर क्या भूमिका अदा करेंगे, इसकी स्पष्ट रूपरेखा के साथ आप यहां से चलेंगे, देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।